I'm Amit Varidikilor. Welcome to the lecture number 19th of the Indian Polity series. हम तपस्या कर रहे हैं लक्ष्मीकांत को 100 घंटे में पूरा करने की, जिसके अंदर हम आज 19वें लेक्चर पर पहुंच गए हैं। 18वें लेक्चर के अंदर हमारे संविधान का 18वां जो पार्ट है, इट वॉज कोइंसिडेंटल कि लेक्चर भी 18 था और संविधान का पार्ट भी 18 कर रहे थे, जिसमें इमरजेंसी प्रोविजंस के बारे में डिस्कस किया गया है। वी स्टार्टेड इट। अब इमरजेंसी प्रोविजंस हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए हैं 3 टाइप के हैं। नेशनल इमरजेंसी जो कि 352 में दी गई है, स्टेट इमरजेंसी या जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहा जाता है जो कि 356 में दिया गया है, और फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि 360 आर्टिकल में दी गई है। यानी कि हमारा जो पार्ट 8 है वो बेसिकली 352 से लेके 360 जो आर्टिकल्स के नंबर है, अनुच्छेद के जो नंबर है, उनको कवर करता है। हम 18th लेक्चर में नेशनल इमरजेंसी के सारे पहलू डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए वी विल बी डिस्कसिंग रिलेटेड टू द प्रेसिडेंट रूल एंड द फाइनेंशियल इमरजेंसी। चलिए बात करते हैं। अगर आपको इन क्लासेस का पीडीएफ चाहिए, सो दिस इज द टेलीग्राम ग्रुप विच यू वुड प्रोबेबली लाइक टू ज्वाइन। ऑल्सो वहां पर आपको क्लासेस के आने वाली जो क्लासेस हैं उसके नोटिफिकेशन एंड इन केस अगर कोई क्लास डिले हो जाती है या किसी दिन अपलोड नहीं होनी होती है तो वो इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है। एंड यू कैन ऑल्सो कनेक्ट विद मी ऑन एनी ऑफ योर चॉइसेस ऑफ द सोशल मीडिया। व्हाट इज योर फेवरेट सोशल मीडिया बाय द वे? आई वुड लाइक टू नो। कमेंट्स में मेंशन करना। इट्स लाइक फेसबुक, इंस्टा और ट्विटर। मैं सबसे ज्यादा ट्विटर यूज करता हूं। अब आ जाते हैं हम पार्ट 18 में। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो टॉपिक्स हैं वो अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट। टोटल हमारे संविधान में 25 पार्ट बने हैं। जब बनाया गया था संविधान तब 22 पार्ट थे, उसमें से जब अमेंडमेंट करने के बाद कुछ ऐड करके आज इस समय टोटल 25 पार्ट्स है, जिसमें से हम पहले 5 कर चुके हैं। उसके बाद 11th और 12th ये दोनों के दोनों भी पार्ट कर चुके हैं, जो कि सेंटर और स्टेट रिलेशंस डिस्कस करते हैं। और आज अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली हम 18th पार्ट को भी कंप्लीट कर लेंगे इस लेक्चर के बाद। 18th जो पार्ट है उसके अंदर इमरजेंसी कि देश में कोई ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन एग्जिस्ट हो जाए तब क्या किया जाना चाहिए। ये जो इमरजेंसी प्रोविजन है, ये मैं जैसे आपको बता चुका हूं, इसका सिर्फ एक अर्थ होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिटरी बनाना। इट इज जस्ट दैट इज इट। इसका और कोई खास मतलब नहीं है। जैसे नेशनल इमरजेंसी लगी है तो स्टेट गवर्नमेंट्स की सारी पावर्स को यूनियन को दे देना है। स्टेट इमरजेंसी या प्रेसिडेंट रूल लगा है तो उस पर्टिकुलर स्टेट की सारी जो पावर है वो बेसिकली पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट को दे दी जाती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी में पैसे से संबंधित, यानी कि जो हमारे स्टेट के नेशन के जो पैसे से संबंधित जो सारी पावर्स हैं वो बेसिकली नेशन को, यूनियन गवर्नमेंट को दे दी जाती है। दिस इज व्हाट इमरजेंसी प्रोविजंस आर। इससे ज्यादा इसके अंदर कुछ नहीं है। हमें प्रीलिम्स की नजर से जब देखना होता है तो प्रीलिम्स में इसमें जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं कि लगती कैसे है, हटाई कैसे जाती है, ड्यूरेशन क्या होती है, ऐसी चीजों के ऊपर फोकस करना पड़ता है। ठीक है, हम जब मेंस के पर्सपेक्टिव से या किसी ऐसे टाइप क्वेश्चंस के पर्सपेक्टिव से देखेंगे, इसमें तीनों में से जो 356 प्रेसिडेंट रूल है, इसी के ऊपर सबसे ज्यादा मेंस क्वेश्चन आते हैं और किसी पर नहीं आते हैं कभी भी। नेशनल इमरजेंसी मोर और लेस क्लियर है। आज तक देश में सिर्फ 3 बार हुई है, याद रखिएगा। पहले तो 1962 में जब चीन युद्ध हुआ था तब सबसे पहले इमरजेंसी लगाई गई थी। 1965 में जब पाकिस्तान के साथ वॉर हुई तो उस समय लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। क्यों? क्योंकि 1962 वाली ही कंटिन्यू हो रखी थी। ठीक है, उसके बाद जब दूसरा पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ 1971 में, तब बेसिकली एक इमरजेंसी लगाई गई थी। एंड देन ये हटी नहीं थी, इट वाज इन कंटिन्यूएंस। और इसके साथ साथ ये जब इमरजेंसी लगी हुई थी, नेशनल इमरजेंसी, उसी समय साथ साथ 1975 में भी दोबारा से लगा दी गई थी। नाउ वी हैव डिस्कस्ड दिस कि ये दोनों की दोनों जो इमरजेंसी 62 और 71 की थी, ये वॉर के बेसिस पर लगाई गई है। ठीक है, 1975 की जो इमरजेंसी थी वो इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के बेसिस पर लगाई गई थी। इंटरनल डिस्टर्बेंस एक बड़ा एम्बिगुअस और वेग टर्म था, तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ने इसको हटा दिया। हमारे इमरजेंसी के जितने भी प्रोविजंस हैं उसकी जो प्रेजेंट स्टेट है वो बेसिकली 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा बनी है। आपने देखा ही होगा कल के लेक्चर में कि हर बात पर 44th ने ये कर दिया, 44th ने ये कर दिया। इसको समझने की कोशिश कीजिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या इंडियन डेमोक्रेसी का जो सबसे डार्केस्ट चैप्टर है वो 1975 माना जाता है। उस समय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी घोषित कर दी थी। वो जो 2 साल थे इमरजेंसी के, जब उसके बाद इलेक्शंस हुए तो इंदिरा गांधी की जो गवर्नमेंट थी वो हार गई और जेपी गवर्नमेंट बेसिकली पार्लियामेंट में आई। तब उन्होंने इस बात के लिए स्टेप्स लिए कि ये हरकत दोबारा से ना हो पाए। लाइफ और लिबर्टी और फंडामेंटल राइट्स जो है उनको प्रोटेक्शन के लिए दे ब्रॉट सेवरल चेंजेस ऑन द इमरजेंसी प्रोविजंस, जिसमें सबसे फोकस जो था वो नेशनल इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए था कि कोई भी तानाशाह कभी किसी समय पावर में आके प्राइम मिनिस्टर बन के अपने मन मानी ना कर पाए। तो उन्होंने उसके अंदर प्रिकॉशंस ले लिए।
स्टेट इमरजेंसी, अगेन स्टेट इमरजेंसी रेगुलरली लगती रहती है, इसके बारे में बात करते हैं। आज का जो हमारा मुद्दा होगा, जो मेन होगा, यही फाइनेंशियल इमरजेंसी इज नॉट अ बिग टॉपिक। एक तो पहले तो देश में कभी लगी नहीं है। इंडिया के पास इंडिपेंडेंस के बाद से लेके आज तक का जो सबसे बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस था वो 1991 में आया था। अगर सरल शब्दों में समझे तो ये समझिए कि भारत बैंकरप्ट होने वाला था। भारत के पास बस इतने पैसे थे कि 2 हफ्ते का और खर्चा उठा सकता था भारत गवर्नमेंट, एंड इफ दैट वुड हैव पास्ड तो बेसिकली इंडिया के जितने भी लोन इंटरेस्ट की कमिटमेंट्स थी उन सब पर हमारा, इट्स समथिंग लाइक कि अगर आपने गाड़ी का लोन लिया है और उसकी तारीख जो होती है 10 तारीख होती है ईएमआई जाने की, एंड 9 तारीख आ चुकी है लेकिन अकाउंट में पैसे नहीं है, यानी 10 तारीख होते ही बेसिकली बाउंस हो जाएगा जो चेक दिया हुआ है, गाड़ी के ऊपर लांछन लग जाएगा कि इंटरेस्ट ईएमआई नहीं पे। ऐसी सिचुएशन में था इंडिया। इवन देन फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं की गई थी, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी बहुत ही सरल सा, वो सिंपल सा टॉपिक है। प्रीलिम्स के हिसाब से देखा जाए तो नेशनल इमरजेंसी इंपॉर्टेंट है, उसमें ट्रिकी क्वेश्चन बड़े हैं, ठीक है। लेकिन मेंस के हिसाब से और ऑल्सो फॉर द प्रीलिम्स हिसाब से जो असली इंटरेस्ट का टॉपिक है वहां पर है आर्टिकल नंबर 356 जो कि स्टेट इमरजेंसी कहलाता है। अब ये इंपॉर्टेंट है और सबसे कंट्रोवर्शियल भी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का द मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्टिकल, वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल, वैसे कई हैं पर सबसे ज्यादा वाला एक है कि भाई 356 ऊपर ही अपने नंबर टॉप 3 में जरूर आएगा जिस दिन भी कंट्रोवर्सी लिखी जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन की। आज इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब आर्टिकल 356 इज अवर फोकस, आर्टिकल हम वो कर चुके हैं। अच्छा, दूसरा नेशनल इमरजेंसी के साथ एक इंपॉर्टेंट बात आप समझिए। यहां पर नेशनल इमरजेंसी क्यों एक्चुअली में इंपॉर्टेंट आती है कि सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी है जब फंडामेंटल राइट्स के ऊपर किसी प्रकार का असर पड़ता है। फंडामेंटल राइट्स पर 356 और 360 कोई असर नहीं डालते हैं, ठीक है। आपके जो मौलिक अधिकार है वो उसी प्रकार से उसी समय सेव्ड रहते हैं, जो नॉर्मल प्रोसेस है, ऑर्डिनरी टाइम है, उसी प्रकार से चलते रहते हैं। ये जो दोनों की दोनों गवर्नमेंट इमरजेंसीज है, स्टेट और फाइनेंशियल, ये असली में सेंटर वर्सेस राज्य है, इनके रिलेशंस के डिस्कशन में की जाती है, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट और सेंटर रिलेशंस तो इफेक्ट होते ही हैं, और टेक्निकली बस ये होता है कि स्टेट बिल्कुल सब्ज्यूम कर लिया जाता है यूनियन के बाद, बट मोर इंपॉर्टेंटली वहां पर जो कैच है वो है फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, जो कि हम 2 आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस किए थे, 358 और 359, राइट। तो फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल नंबर 19 है वो नेशनल इमरजेंसी लगते ही सस्पेंड हो जाता है कंप्लीटली, ऑटोमेटिकली। और फिर 359 में आपने वो टेक्निकलिटी याद कर ली होगी, 359 डज नॉट सस्पेंड any fundamental right, it only suspend the enforcement of it। अब आप भी मैं भी आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर, वही बात हुई ना बेसिकली टेक्निकली, बट अगेन दिस इज रिलेटेड टू द लीगैलिटी। ये बस क्वेश्चन प्रीलिम्स की ट्रिक क्वेश्चन को समझने के लिए है कि ये शब्द याद रहे हमें। वैसे प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब कोई चीज एनफोर्स नहीं हो सकती तो इसका मतलब वो एग्जिस्ट भी नहीं करती है, और वो प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू करता है उसमें, वो ऑटोमेटिकली नहीं होती है, ठीक है। सो वी नो अबाउट दैट, नॉट एन इशू। आज हम आ जाते हैं आर्टिकल नंबर 356 के ऊपर। अगेन जैसे कि हमने पिछले कल आर्टिकल्स में पढ़ा था कि जब भी अब इमरजेंसी पढ़ेंगे तो हमारा इशू क्या रहेगा। सबसे पहले ग्राउंड्स, ये जानना जरूरी है कि कोई इमरजेंसी क्यों लगाई गई है, राइट। किस बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगेगी, ऐसी कौन सी सिचुएशन है फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी। तो हमारा फोकस आज रहेगा कि जो ये प्रेसिडेंट रूल है ये किस बेसिस पर लगाया जाता है, ठीक है। दूसरा, अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, कितने दिनों के लिए लगाया जा सकता है, कौन अप्रूव करता है, क्या प्रोसेस है, एंड इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, राइट। अब ये कॉन्सिक्वेंसेस हमने कल भी पढ़े थे, सेंटर स्टेट रिलेशन, नेशनल इमरजेंसी में कैसे हो जाते हैं, फंडामेंटल राइट्स का क्या होता है, और लोकसभा और जो विधानसभा होती है इनकी ड्यूरेशन पर क्या फर्क पड़ सकता है। जो हमने पढ़ा था कि उनको बढ़ाया जा सकता है 1-1 साल, इसमें प्रेसिडेंट रूल में क्या होता है। अब बहुत सरलता से अगर हम समझे इसका सिंपल प्रेसिडेंट रूल का मतलब मैं बताता हूं। कोई स्टेट है, ठीक है, कोई स्टेट है किसी प्रकार से, अपना स्टेट का आप सिस्टम समझते हैं, इलेक्शंस होते हैं, वो जो मेजॉरिटी पार्टी होती है वो मुख्यमंत्री बनाती है, अपना कैबिनेट बना लेती है, बिल्कुल जैसे सेंटर पर काम होता है वैसे ही स्टेट पर काम होता है। आर्टिकल 356 के अंदर एक प्रोविजन दिया हुआ है, एक प्रावधान दिया हुआ है यूनियन गवर्नमेंट को कि अगर गवर्नर, स्टेट के जो गवर्नर है वो यूनियन गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट को, टू बी मोर प्रिसाइज, प्रेसिडेंट को ये लिख के दे दे कि ये जो सरकार है, राज्य सरकार, ये संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, इट्स अनकॉन्स्टिट्यूशनल, तो अगर ये लिख के आ गया तो प्रेसिडेंट के पास शक्ति है आर्टिकल 356 के तहत कि दे विल सस्पेंड द गवर्नमेंट ऑफ द दैट स्टेट। वो गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई। अब वो गवर्नमेंट सस्पेंड हो गई तो उस जो स्टेट का जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है वो राष्ट्रपति के पास चला जाता है, देन द प्रेसिडेंटली डायरेक्टली हैंडल्स दैट स्टेट।
इसीलिए इसको प्रेसिडेंट रूल कहा जाता है। आप जानते हैं राज्य, हमारे यहाँ पे फेडरलिज्म है, राइट। फेडरलिज्म का मतलब यह है कि भाई अपनी अपनी अलग अलग यूनिट बना रखे, तुम खुद ऑटोनोमस चलाओ, सिर्फ वो इशू जो कि नेशन के लिए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट उनसे अपने आप को डील करती है, बाकी आप अपना काम स्वयं कीजिए लोगों के साथ, कोई इशू नहीं। लेकिन यूनियन टेरिटरी जो है दे आर डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट, वो प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर करते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर बेसिकली जिनके स्पेसिफिकली जिनकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस होती है, जिनके लेजिस्लेचर है उनके नहीं, लेजिस्लेचर इज एंटायरली डिफरेंट सिचुएशन। अब यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगने पर गवर्नमेंट सस्पेंडेड है, तो राज्य सरकार भी, अगर महाराष्ट्र में लग गया, हरियाणा में लग गया, वेस्ट बंगाल में लग गया, केरला में लग गया प्रेसिडेंट रूल, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, प्रेसिडेंट सीधा गवर्नर के थ्रू उस स्टेट को रूल कर रहे होंगे। यही है, मतलब सरल है बिल्कुल, इसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात नहीं है। अब इस पर आ जाते हैं। इसमें हमें 3 आर्टिकल याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से 3 आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 355, 356 जो कि इमरजेंसी का है, एंड 365, ये 3 आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे हम इसमें, ठीक है। और ये हमें पता ही है कि जितनी भी इमरजेंसीज हैं उसमें एक 44th अमेंडमेंट के बारे में हमें पढ़ना है। जब भी आप पढ़ें इन्हीं 3 चीजों के बारे में पढ़ना है, नथिंग एल्स। आर्टिकल 355 यानी 356 से पहले, 356 पावर दे रहा है इमरजेंसी की, लेकिन उससे पहले एक आर्टिकल लिखा हुआ है, imposes a duty on the center to ensure कि जो राज्य सरकार है उनकी गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ये ड्यूटी आर्टिकल 355 में सेंटर को दी हुई है, राइट। इट इज कैरिड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने बताया कि राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट में ना बड़े भाई छोटे भाई का ऐसा कुछ रिश्ता है, तो बड़े भाई को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आप ध्यान रखिए, इट्स लाइक द मॉनिटर ऑफ द क्लास। मॉनिटर ऑफ द क्लास का यह काम है कि ध्यान रखना क्लास में शोर शराबा ना हो, या जो भी टीचर ने प्रिंसिपल दिए थे, टीचर हियर विल बी द कॉन्स्टिट्यूशन, जो टीचर ने जो भी बात बोली है उनसे कोई अलग ना जाए। अब मॉनिटर का क्या काम होता है? ठीक है, जब तक बच्चे बैठे हैं अपना अपना काम कर रहे हैं, टीचर ने जो बोला था वैसा कर रहे हैं तो कोई समस्या नहीं है। पर जैसे ही टीचर ने कहा था कि भाई उठ के बाहर नहीं जाना, तो जैसे ही कोई उठ के बाहर जाएगा तो वो नाम लिख देता है बोर्ड पर मॉनिटर। यही काम सेंटर का भी है, सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आर्टिकल 355 बोलता है कि यार आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेवारी देता हूं कि जितने भी राज्य हैं यहां पर आप ध्यान रखिएगा कि ये जो गवर्नमेंट चलाए ना कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चलाएं। इंपॉर्टेंट जरूरी है, अगर नहीं चलाओगे तो फिर उनकी गवर्नमेंट खुद ले लेना आर्टिकल 356 में। इन केस ऑफ द फेलियर ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, तुम उनसे गवर्नमेंट खुद लेकर खुद चला लेना। ये सिस्टम है बेसिकली। दिस इज दैट्स वाई कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट रूल। क्यों? क्योंकि ऐसी सस्पेंशन में प्रेसिडेंट डायरेक्टली बेसिकली, इट्स नॉट लाइक प्राइम मिनिस्टर रूल। याद रखिए, प्राइम मिनिस्टर सिर्फ देश का होता है, राइट। प्राइम मिनिस्टर एक राज्य का नहीं हो सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट जरूरत पड़ने पर एक राज्य को खुद चला सकता है। अगेन प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए प्रेसिडेंट जो काम करेंगे वो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट की एडवाइस पर ही करेंगे, बट जस्ट टू अंडरस्टैंड द लीगैलिटी ऑफ द टर्म्स एंड द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ द टर्म्स, प्राइम मिनिस्टर टेक ओवर नहीं करता उस गवर्नमेंट को। नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव जो कि प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट उसको टेक ओवर करता है। इसको स्टेट इमरजेंसी कहते हैं, इसी चीज को कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। ये बात मैंने कल भी क्लियर की थी। तीनों की तीनों कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी हैं। रीजन? क्योंकि तीनों संविधान में लिखी गई हैं। However, the Article 356 is specifically known as constitutional emergency. Reason? क्योंकि ये जब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो नहीं होता तो लगती है। भाई जो हमारी 360 है वो तो क्रेडिट के ऊपर लगती है, पैसे की कमी के ऊपर लगती है, और जो 352 वाली है वो वॉर के ऊपर लगती है, या फिर एक्सटर्नल अग्रेशन, या फिर आर्म्ड रिबिलियन। ये बात हम जानते हैं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी इंटरनल डिस्टर्बेंस कह के, तो 44th अमेंडमेंट पे आए, समझ में आ गया कि ये तो कुछ भी इंटरनल डिस्टर्बेंस तो कुछ भी हो जाता है ना। इंटरनल डिस्टर्बेंस तो छोटे छोटे राइट्स भी इंटरनल डिस्टर्बेंस होंगे, तो ऐसे तो गवर्नमेंट मिस यूज कर लेगी। सो दे स्पेसिफिकली डिलीटेड द वर्ड इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड दे फिक्स्ड इट विद द आर्म्ड रिबिलियन। तो अब जो इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी 3 टाइप से होती है। पहली वॉर, राइट, दूसरा एक्सटर्नल अग्रेशन, तीसरा आर्म्ड रिबिलियन। ठीक है, इंटरनल डिस्टर्बेंस वाला हमने हटा दिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये जो शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी, इसको जरा लैंग्वेज जब आए क्वेश्चन का ना तो उससे पहचान लेंगे आप कि वो किस प्रकार से आपको ट्रिक करने की कोशिश कर रहा है। यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द वर्ड इमरजेंसी इटसेल्फ इज नॉट यूज्ड इन दिस आर्टिकल। ये भी पूछा जा सकता है भाई इमरजेंसी कौन कौन से आर्टिकल में है, बाकी दोनों पर लिखा हुआ है इमरजेंसी, इसमें नहीं लिखा गया, कोई बात नहीं है। अब जो ये प्रेसिडेंट रूल है होता क्या है, इसका ग्राउंड क्या है, इंपोजिशन का 2 ग्राउंड दिए गए हैं। देखिए हम यहां पर समझते हैं। ठीक है, आर्टिकल 355 के ऊपर बेसिकली सेंटर के ऊपर एक ड्यूटी दी गई है।
स्टेट को प्रोटेक्ट करने की। ठीक है, सेंटर बड़ा भाई है ना, तो बड़ा भाई है तो भाई उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल गई। क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सबसे पहले सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर राज्य सरकार को एक्सटर्नल अग्रेशन से बचाए। तभी जो भी हमारी बॉर्डर स्टेट्स हैं, अरुणाचल प्रदेश हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, ये जो सारी बॉर्डर स्टेट्स है ये खुद की आर्मी नहीं मेंटेन करती। क्यों? क्योंकि इनको एक्सटर्नल एग्रेशन से प्रोटेक्ट करना सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, इंटरनल डिस्टर्बेंस से भी। तभी नक्सलिज्म जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको डायरेक्टली गृह मंत्रालय के द्वारा हैंडल किया जाता है। वो इंडिविजुअल स्टेट्स की प्रॉब्लम नहीं है कि छत्तीसगढ़ में है, उड़ीसा में है तो फिर स्टेट को खुद हैंडल करनी चाहिए, नहीं, वो नेशनल प्रॉब्लम है। नेशन जो यूनियन गवर्नमेंट है, दे हैव अ रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर स्टेट में कोई भी इंटरनल डिस्टर्बेंस आ जाए तो वो खुद जाकर इमीडिएटली उसमें इंटरवीन करे और उनको बचाएं। एंड ये इंपॉर्टेंट वाला कि स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस फॉलो करे, ये बेसिकली सेंटर की एक ड्यूटी दी गई है ताकि समझा बुझा कर राज्य सरकारों को कि देखिए आप संविधान के अकॉर्डिंग चलिए। ये समझने के बाद ये ड्यूटी है तीनों की तीनों सेंटर की टुवर्ड्स द स्टेट। अब उसके बाद जैसा कि मैंने आपको बताया, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी काम की नहीं है जब अकाउंटेबिलिटी ना हो, और अकाउंटेबिलिटी तब मिलती है जब बेसिकली पावर होती है। बिना पावर के कोई अकाउंटेबल भी नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को स्टेट फॉलो ना करे, ये पावर, ये आइडेंटिफाई करवाना, भाई मॉनिटर के पास इस बात की शक्ति होनी चाहिए ना कि बच्चा शोर करे तो सर टीचर करे क्या सकते हैं, तो उसको एक पावर दे दी जाती है कि इसका नाम बोर्ड पर लिख देना, बाद में मैं आके खुद हैंडल कर लूंगी। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस कोई नहीं फॉलो कर रहा तो द यूनियन गवर्नमेंट हैज बीन गिवन अ पावर, क्या, सस्पेंड दिस गवर्नमेंट, ये लोग ढंग से काम नहीं कर रहे हैं। और दो तरीके हैं, दो बेसिस पर। सबसे पहले द गवर्नर। गवर्नर अगर एक रिपोर्ट लिख के दे देता है प्रेसिडेंट को तो क्या होगा? आर्टिकल 356 का यूज करके प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाएगा उस राज्य के ऊपर। ठीक है, एंड देन एक और जो तीसरा आर्टिकल आज हमें पढ़ना है इसी जो प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है, आर्टिकल 365। आर्टिकल 365 में ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लिखा हुआ है कि सेंटर स्टेट को कुछ डायरेक्शंस दे सकता है, राइट। अगर ये डायरेक्शंस नहीं फॉलो किए जाएं देन प्रेसिडेंट कैन सस्पेंड दी स्टेट गवर्नमेंट। क्यों? क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है राज्य सरकारों के ऊपर कि जब यूनियन गवर्नमेंट आपको कोई डायरेक्शंस दे, इंपॉर्टेंट वाली, ये डायरेक्शंस हमने पढ़े हैं सेंटर स्टेट एग्जीक्यूटिव रिलेशंस में, लेक्चर नंबर 17 के अंदर। अगर वो डायरेक्शंस नहीं माने जाते, देखिए हमने स्पेसिफिकली भी पढ़ा था कि कुछ क्रिटिकल कम्युनिकेशन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यूनियन गवर्नमेंट कोई भी दे सकती है, रेलवेज के लिए कोई भी दे सकती है, ट्राइबल वेलफेयर के लिए कुछ कुछ दे सकते हैं, माइनॉरिटी लैंग्वेज में एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, ये चार हमने स्पेसिफिक डायरेक्शंस पढ़े थे, राइट। और दो हमने जनरल डायरेक्शंस पढ़े थे कि स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट कुछ डायरेक्शंस दे सकती है स्टेट को कॉन्स्टिट्यूशनली मैंडेटेड जो है। अगर वो नहीं होता है तो यानी कि सिंपल बात है, सरलता से बात करें, या तो गवर्नर प्रेसिडेंट को ये लिख के दे दे कि ये राज्य सरकार संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही, एक हो गया। दूसरा, सेंटर ने स्टेट को कोई डायरेक्शंस दिए थे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 365 के तहत और स्टेट ने माने नहीं, फॉलो नहीं किए, तो प्रेसिडेंट बेसिकली इन दोनों सिचुएशंस में ये मान लेगा कि स्टेट्स संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है, और जैसे ही स्टेट संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही है दे विल डिक्लेयर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाएगा। तो पहले वाले पे 356 एंड 365 ये दोनों के दोनों आर्टिकल हमें ये बताते हैं कि प्रेसिडेंट रूल कैसे लगता है। 356 कहता है प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है अगर उसको सेटिस्फैक्शन है, एक सिचुएशन ऐसी अराइज हो गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में चल ही नहीं सकती है। नोटेबली यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात देखिए, दिस कैन बी डन बोथ वेज, खुद प्रेसिडेंट भी सोच ले या फिर गवर्नर लिख के दे दे, दोनों सिचुएशंस में, राइट। अब इसमें ऐसा तो नहीं किया जा सकता कि सिर्फ गवर्नर ही ये जजमेंट दे सकता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से नहीं चल रही है। प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट को दी गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर को दी गई है अंडर आर्टिकल 355 टू एंश्योर कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉलो करे। तो नॉट ओनली गवर्नर इज लायबल टू राइट दैट रिपोर्ट, इवन प्रेसिडेंट कैन मेक द असेसमेंट। तो गवर्नर की रिपोर्ट इज नॉट कंपल्सरी टू इशू अ प्रोक्लेमेशन फॉर प्रेसिडेंट रूल, ठीक है। दूसरा, आर्टिकल 365 कहता है whenever a state fails to comply with or give effect to any direction from the center, it will be lawful for the president to hold a situation has arisen in which the government। तो सेंटर के डायरेक्शंस दिए स्पेसिफिकली जो कि हमने अभी भी डिस्कस किए थे, अगर वो मानने को तैयार नहीं है
राज्य सरकार, देन द सेंटर वुड भी, भाई तुम तो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो, गेस व्हाट, यू आर सस्पेंडेड। आपके यहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाता है और उसी समय से वो खत्म हो जाता है। अब सवाल यहां पर आ जाता है, हमें ये तो पता चल गया कि कैसे लग सकती है, राइट? दिस सीम्स लाइक ए वेरी इजी आइडिया। The proclamation imposing president rule must be approved by both the houses of the parliament within 2 months from the date of its issue। याद रखिए, नेशनल इमरजेंसी का कितना था, अब ये बताइए एग्जैक्टली। रोज के वीडियो देखा करो, तभी बेसिकली फॉलो अप कर पाओगे। However, if the proclamation of president rule is issued at a time when Lok Sabha is dissolved or the dissolution of the Lok Sabha takes, then the proclamation survives until 30 days from the first sitting, provided that the Rajya Sabha। सेम चीज वहां पर फॉलो करते थे, लेकिन वहां पर ड्यूरेशन कुछ और थी। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि नेशनल इमरजेंसी की ड्यूरेशन अप्रूवल की क्या है। अब हमें एक बात समझ में आ गई बेसिक वाली, कि किसी भी प्रकार की इमरजेंसी है ना, वो प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है। याद रखिए, प्रेसिडेंट प्रोक्लेम करता है, ठीक है। प्रोक्लेमेशन में हमें लोकसभा राज्यसभा से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन जैसे ही प्रोक्लेमेशन होती है, इसके बाद इसका एक प्रोसेस है अप्रूवल का। हमें अप्रूवल लेना होता है प्रेसिडेंट को, यूनियन गवर्नमेंट को, क्योंकि तीनों इमरजेंसी सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट डिक्लेयर कर सकती है। तो डिक्लेयर करने के बाद एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर सकता है, लेकिन एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर करने के बाद अप्रूवल लेता है लेजिस्लेचर से, राइट? तो गवर्नमेंट के प्रेसिडेंट हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, और जो हमारी जो प्राइम मिनिस्टर और कैबिनेट है वो उनको लिख कर देते हैं, तो इसका मतलब वो तो हो गया एग्जीक्यूटिव। लेकिन ये दोनों जब प्रोक्लेम कर देंगे, इस चीज का अप्रूवल कहां लेने जाएंगे? लोकसभा और राज्यसभा के पास, विच इज द लेजिस्लेचर, ताकि दोनों के बीच में बैलेंस बना रहे, पावर खाली एग्जीक्यूटिव के हाथ में न दे दी जाए, ठीक है। अब अप्रूवल लेने के लिए हमें यहां पर, जब स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, तो समय है कि 2 महीने का। 2 मंथ के अंदर अंदर राज्यसभा और लोकसभा से साइन करवा लो कि ठीक है इमरजेंसी लगा दी, इट्स फाइन, ओके। लेकिन अगर लोकसभा डिसॉल्व हो, उस समय हो ही ना लोकसभा, सेशन में ही ना हो लोकसभा, ठीक है, तो फिर यह माना जाता है कि कोई बात नहीं, जब सेशन में आएगी उसके 30 दिन तक का फिर हमें आपके पास सिस्टम दे दिया जाता है। आप समझिए, लोकसभा डिसॉल्यूशन और लोकसभा सेशन का क्या मतलब होता है। लोकसभा जो होती है, सेशन में होने का यह मतलब है कि बेसिकली लोग पार्लियामेंट में जाके बैठे हुए हैं, ठीक है। ऐसा साल में यूजुअली 3 बार होता है। एक होता है बजट सेशन, जो कि फरवरी में होता है। उसके बाद एक होता है मॉनसून सेशन, जो कि सितंबर के बीच में, इधर सितंबर, अगस्त, सितंबर में होता है। और उसके बाद एक होता है विंटर सेशन, जो कि नवंबर, दिसंबर में किया जाता है, ठीक है। हमारा जो पार्लियामेंट है, एमपीज जो है वो उसी समय बैठते हैं। वो जो आप कभी टीवी पर जब देखते हैं कि भाई पार्लियामेंट में है, कुछ 1-2 चेयर वेयर तोड़ने लग जाते हैं, कभी कुछ मुक्का चिल्लाने बुल्लाने लग जाते हैं, कुछ भाषण दे दिया जाता है, वो तभी दिया जाता है जब वो पार्लियामेंट सेशन में होता है। जैसे एट दिस मोमेंट पार्लियामेंट इज नॉट इन द, लोकसभा इज नॉट इन द सेशन, लोकसभा सेशन में नहीं है, ठीक है। राज्यसभा हमेशा सेशन में रहती है, लोकसभा सेशन में नहीं है। लोकसभा का डिसोल्यूशन का मतलब होता है कि लोकसभा खत्म ही हो गई है, राइट। पार्लियामेंट जब हमारी इलेक्शन होते हैं तो नए लोकसभा को चुना जाता है। उसके बाद इसकी एक ड्यूरेशन दी गई है 5 साल। 5 साल होने से पहले पहले इसको कंप्लीटली डिसॉल्व कर दिया जाता है, यानी एग्जिस्ट ही नहीं करते, एमपी ही एग्जिस्ट नहीं करते, लोकसभा डिसोल्यूशन हो चुका है, इसका ये मतलब है। फिर जब नए इलेक्ट होके आएंगे, देन देयर विल बी न्यू लोकसभा। तो ये जो बीच का टाइम है, जब एमपी ही एग्जिस्ट ना करते हो या लोकसभा सेशन में ही ना हो, तो उसमें ऐसा कहा गया है कि प्रोक्लेम तो हो चुकी है, अब उसको तो नहीं हटा सकते हो, लेकिन जैसे ही लोकसभा बैठ जाए, नई बन जाए या फिर सेशन में आ जाए, तो 30 दिन का समय है लोकसभा पहले दिन से, जिस दिन से बैठी है। अप्रूवल एंड ड्यूरेशन, एग्जाम्पल देखिए, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया, हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें 5 मई 2021 को, ठीक है। तब इनके पास जून जुलाई 2 महीने का टाइम है। 5 जुलाई से पहले पहले परमिशन लेनी है, we need to have the permission of लोकसभा एंड राज्यसभा की प्रेसिडेंट रूल लगा दिया है, सही है ना? आप बता दीजिए एक बार। अब पार्लियामेंट का मतलब है लोकसभा प्लस राज्यसभा, सिंपल मेजॉरिटी से ये कर सकते हैं। देयर इज अ न्यू चेंज, दिस डज नॉट हैपन when it comes to the national emergency। नेशनल इमरजेंसी में सिंपल मेजॉरिटी नहीं ली है, नेशनल इमरजेंसी में स्पेशल मेजॉरिटी, बिकॉज दैट इज नेशनल, इट इज इंपॉर्टेंट। उस समय तानाशाही का ज्यादा प्रॉब्लम है, दिस इज स्टिल मच मोर ऑफ अ पॉलिटिकल डिसीजन, राइट। यूजुअली कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी का जो ब्रेकडाउन होता है स्टेट में, ये मोर और लेस एक पॉलिटिकल डिसीजन होता है। यहां पर सिंपल मेजॉरिटी दी गई है। 5 मई से 5 जुलाई 2021 से अगर यहां पे मिल गई है, लेस से ये अप्रूव कर देते हैं, तो ये जो अप्रूवल होता है, ये 6 महीने का अप्रूवल मिलता है, ठीक है। तो अप्रूवल उस दिन से काउंट नहीं होता है जिस दिन लोकसभा ने अप्रूवल दिया, अप्रूवल उस दिन से काउंट होता है जिस दिन से प्रोक्लेम हुई थी। तो 5 मई को प्रेसिडेंट ने वो अनाउंसमेंट कर दी थी कि स्टेट इमरजेंसी लग गई है। लेट्स से हाइपोथेटिकली आप समझ लीजिए कि 6
6 जून को लोकसभा ने और राज्यसभा ने साइन कर दिया, वी अप्रूव इट, राइट। तो ये 6 जून से नहीं स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 5 जून से। 5 जून से बेसिकली 5 नवंबर तक बेसिकली 6 महीने का जो पीरियड होगा उसमें उनको वो लग जाएगा। अब सवाल ये है जो अप्रूवल और ड्यूरेशन का मतलब होता है, अब ये तो हम समझ गए हैं कि एक अप्रूवल 6 महीने का मिलता है, राइट। हर 6 महीने के बाद नया अप्रूवल देने की जरूरत पड़ेगी। दूसरा, व्हेन इट कम्स टू नेशनल इमरजेंसी देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड, हाउएवर स्टेट इमरजेंसी, एक राज्य सरकार प्रेसिडेंट रूल के अंदर मैक्स टू मैक्स सिर्फ 3 साल रह सकता है। उसके बाद तो भाई नए इलेक्शन करा के नया मुख्यमंत्री चुनना ही पड़ेगा। ये बिल्कुल एकदम फाइनल लॉ की तरह है। 5 मई को प्रेसिडेंट ने प्रोक्लेम किया था, अप्रूवल ले लिया 2 महीने के अंदर अंदर, तो 5 नवंबर तक चली गई। लेकिन 5 नवंबर के बाद 6 महीने का ही अप्रूवल मिलता है, देन यू हैव टू गिव अनदर अप्रूवल, बेसिकली फिर दोबारा से। अब बेसिकली 5 मई 2022 तक प्रेसिडेंट इलेक्शन लेगा। अब यहां पर भी एक और इंपॉर्टेंट ट्रिक है, अब अगर 1 साल के बाद फिर दोबारा से अप्रूवल लेने आ जाए प्रेसिडेंट या फिर गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, नहीं सर अभी 1 साल के आगे चाहिए, देयर इज अगेन एक और इंपॉर्टेंट पॉसिबिलिटी जो कि अगेन हमारी 44th अमेंडमेंट ने की है। सारी की सारी जो इमरजेंसी के अमेंडमेंट्स है उन्होंने ही करे हैं। तो वो जो अमेंडमेंट है उन्होंने कहा 1 साल से ऊपर अगर प्रेसिडेंट रूल बढ़ाना है तो 2 कंडीशंस को मीट करना पड़ेगा। पहले नेशनल इमरजेंसी और दूसरा इलेक्शन कमीशन का सर्टिफिकेशन चाहिए कि इस राज्य में एक्चुअली में चुनाव कंडक्ट नहीं कराए जा सकते। चलिए इसको देखते हैं पूरा का पूरा। अगर दोनों के दोनों हाउसेज इसको पार्लियामेंट के अप्रूव कर देते हैं तो 6 महीने का मिलेगा। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 इयर्स। फाइनेंशियल कंपैरेटिवली स्टडी, फाइनेंशियल इमरजेंसी अनलिमिटेड होती है, मतलब उसके बाद तो प्रेसिडेंट मन में ही जाके जब उसका मन आएगा, जब तक कंट्रोल में नहीं आ जाएगी तब तक नहीं है, ठीक है, तभी जाके हटाएगा। बट द प्रेसिडेंट रूल सिर्फ 6 महीने के लिए अप्रूवल लगेगा एंड देयर इज अ मैक्सिमम पीरियड। 3 साल से ऊपर लगा ही नहीं सकते भाई, चाहे तुम कितने ही अप्रूवल लेके आ जाओ, 3 साल के बाद भी अप्रूवल लेने आओगे तो मिलेगा नहीं। इलेक्शंस करवाइए आप हर 6 महीने के बाद। हाँ, अगर डिसोल्यूशन ऑफ लोकसभा टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स विदाउट अप्रूविंग द फर्दर कंटिन्यूएशन, ये बात हम कर चुके हैं कि अगर डिसोल्यूशन हो गया है, लोकसभा का अप्रूवल मिला नहीं है, तो जब लोकसभा वापस बैठती है तो फिर 30 दिन का और समय मिलता है। तो इमीडिएटली 30 दिन के बाद जैसे ही लोकसभा बैठे तो विद इन 30 डेज आपको अप्रूवल कराना पड़ेगा। एवरी रेजोल्यूशन अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल और इट्स कंटिन्यूएशन कैन बी पास्ड बाय ईदर हाउस बाय सिंपल मेजॉरिटी इन रिलेटिव टू नेशनल इमरजेंसी विच हैव स्पेशल मेजॉरिटी। ठीक है, इट्स अ मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेसिडेंट वोटिंग। ठीक, कोई सरल बात है। 44th अमेंडमेंट एक्ट, अगेन ये फोकस है हमारा। इसने क्या किया, इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू प्रोविजन टू पुट रिस्ट्रेन। ये नया प्रोविजन क्या था कि ये बोला था कि 1 साल के बाद अगर एक्सटेंड कराना तो क्या होगा। इट सेज बियॉन्ड 1 ईयर अगर प्रेसिडेंट रूल आपको लगाना है देन 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। सबसे पहले अ प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी। तो यानी कि अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, 2 कंडीशंस मीट होनी चाहिए। ओनली व्हेन द फॉलोइंग 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। अगर आपको प्रेसिडेंट रूल लगाने के बाद 1 साल से किसी स्टेट में लगा हुआ है और उसके बावजूद भी लगवाना है, उसके बावजूद कंटिन्यू करवाना है, पहले ये बताइए कि क्या पूरे देश में कहीं पे इमरजेंसी लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी लगी हुई है, विच इज हाईली अनलाइकली, राइट। नेशनल इमरजेंसी 1975 के बाद दोबारा कभी लगी ही नहीं है। या फिर इलेक्शन कमीशन लिख के दे दे कि भाई यहां पर लेजिस्लेटिव विधानसभा के इलेक्शंस हो ही नहीं सकते, तब इलेक्शन कमीशन जब लिख के देगा कि चुनाव नहीं करवा सकते, ऐसी राइट्स हैं, सिविल वॉर चल रही है, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, मतलब इट्स लाइक कि इलेक्शंस नहीं करवा पाएंगे सर हम, जब वो लिख के दे देगा तब हम तुमको अप्रूवल देंगे 1 साल के बाद का। एंड रिवोकेशन इज एज सिंपल। वो नेशनल इमरजेंसी का भी बेसिकली प्रेसिडेंट किसी भी टाइम अप्रूवल दे सकता है। इसको भी अगर प्रेसिडेंट रूल हटाना हो तो प्रेसिडेंट किसी भी समय रिवोक कर सकता है। रिवोकेशन इज अगेन हटाने का मतलब है, तो उसमें कोई चेक एंड बैलेंस की कोई जरूरत नहीं है। इंडीड, राइट। चेक एंड बैलेंसेस तो बेसिकली लगाने पर ही लगाए जाएंगे, हटाना चाहते तो भी जब मर्जी हटा लीजिए। इसके कॉन्सिक्वेंसेस, नाउ दिस इज वेयर इट गेट्स फन। प्रेसिडेंट रूल लगता क्यों है, प्रेसिडेंट रूल लगाने का मतलब क्या होता है, राइट। प्रेसिडेंट रूल लग गया सर महाराष्ट्र में, प्रेसिडेंट रूल लग गया सर तेलंगाना में, या फिर नागालैंड में सर, या फिर गुजरात में, किसी प्रकार से क्या होगा, जैसे ही किसी भी राज्य में प्रेसिडेंट रूल लगेगा तो प्रेसिडेंट विल टेक अप द फंक्शंस ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर्स वेस्टेड इन गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी। कहने का मतलब है कि जितनी भी पावर्स जो स्टेट मुख्यमंत्री और उनके कैबिनेट की होती हैं, वो सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली जाती है। इट्स एज सिंपल एज दैट। प्रेसिडेंट रूल, इट्स इन द नेम,
शेक्सपियर से पूछते तो कहता व्हाट्स इन द नेम। अरे हम बताते हैं कि भाई सब कुछ नाम में ही रखा है, नाम से ही सारी चीजें आ जाती हैं, अगर डेफिनेशन याद हो तो। He can declare that the powers of the state legislature are to be exercised by the parliament. प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देगा कि जो ये स्टेट लेजिस्लेचर को तो हमने सस्पेंड कर दिया ना, वो तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही नहीं चल रहा, तो वो तो है ही नहीं किसी काम का। तो एक काम कीजिए, जो स्टेट के जो भी काम करता था ये स्टेट लेजिस्लेचर, ये सब पार्लियामेंट करेगा। विच मीन्स कि जो शेड्यूल 7 में हमने जो डिस्टिंक्शन कर रखी है यूनियन लिस्ट की और स्टेट लिस्ट की ना हो, इसका मतलब स्टेट लिस्ट अब उस पर्टिकुलर राज्य की जहां पर प्रेसिडेंट रूल लगा हुआ है गोज टू द यूनियन। अब पार्लियामेंट उसके ऊपर स्टेट लिस्ट के ऊपर भी कानून बनाएगा। ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स इंक्लूड द सस्पेंशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू एनी बॉडी और द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट। ठीक है, और कोई भी स्टेप्स ले सकता है व्हेनेवर। अब सवाल एक इसमें यहां पे एक इंपॉर्टेंट न्यूएंस है रिलेटेड टू द हाई कोर्ट जजेस। ठीक है, तो उसके ऊपर फोकस कीजिए पहले एक बार। प्रेसिडेंट रूल आ जाता है, प्रेसिडेंट डिसमिसेस द स्टेट काउंसिल मिनिस्टर्स हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर। नेशनल इमरजेंसी में स्टेट गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं होती हैं रहो, कोई चिंता की बात नहीं है। चाइना ने वॉर किया, इनके इलेक्शंस कैंसिल करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। चाइना युद्ध करने चाह रहा है, तो अब हमें इलेक्शंस को, यहाँ के जो मुख्यमंत्री है उनको हटा के क्या फायदा, राइट। सो गवर्नमेंट रहती है, बस उनकी पावर बेसिकली यूनियन के पास चली जाती है। प्रेसिडेंट रूल का मतलब ही स्टेट गवर्नमेंट हटाना है, तो फिर ऑब्वियसली वहां के चीफ मिनिस्टर को हटाना ही पड़ेगा। सस्पेंड, डिसमिस दी स्टेट काउंसिल मिनिस्टर, कुछ काम नहीं करेंगे। गवर्नर बेसिकली प्रेसिडेंट के बिहाफ पर स्टेट का एडमिनिस्ट्रेशन चलाने लग जाता है। ऑब्वियसली जो चीफ सेक्रेटरी है, जो कि मुख्यमंत्री के साथ काम किया करते थे, अब वो गवर्नर के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। ब्यूरोक्रेसी को कैसे हटाएंगे? एडवाइजर। दैट इज द रीजन व्हाई प्रोक्लेमेशन ऑफ आर्टिकल 356 इज एक्चुअली कॉल्ड एज द प्रेसिडेंट रूल, क्योंकि प्रेसिडेंट मुख्यमंत्री बन गए हैं उस स्टेट के। अब सिंपल सी बात यह है। Further, President either suspend or dissolves the state legislative assembly. Parliament passes the state legislative bill and the state budget. ठीक है, तो legislative functions जो है, जो कि विधानसभा करती है राज्य का, वो तो सारा का सारा पार्लियामेंट के पास चला गया। और प्रेसिडेंट यहां पे भी दो ऑप्शन है, या तो जो मुख्यमंत्री और उनका कैबिनेट है उनको सस्पेंड कर दे, लेजिस्लेटिव असेंबली को सस्पेंड कर दिया। सस्पेंड इन द सेंस कि काम मत करो तुम, पर अभी तुम्हें जॉब से नहीं निकाला है, या फिर डिसॉल्व, जॉब से निकाल दे, खत्म, दोबारा से इलेक्शन होंगे तब देखा जाएगा। ठीक है, अब तुम मुख्यमंत्री नहीं हो। यहां पे सस्पेंडेड मुख्यमंत्री, दो तरीके, दोनों ऑप्शन है। अगेन भाई, अगर कोई आदमी, जैसे कोई बच्चा है, शोर ना कर रहा हो, राइट, तो उसको तरीके दो रोकने का, या तो क्लास से बाहर निकाल दो या फिर बेंच पर खड़ा कर दो। तो या तो मुख्यमंत्री को बोलो कि मुख्यमंत्री तो हो तुम, परंतु सस्पेंडेड हो, काम नहीं करने दिया जाएगा, हम खुद करके देखेंगे, तुम्हें नहीं आ रहा कॉन्स्टिट्यूशन से करना। या फिर जब ज्यादा ही परेशानी हो जाए तो डिसॉल्व, चलो इलेक्शन फिर से करवा के आओ, देख तुम्हारा बनता नहीं है, संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। स्टेट लेजिस्लेचर इज सस्पेंडेड और डिसॉल्व्ड। पार्लियामेंट कैन डेलीगेट द पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और एनी अथॉरिटी स्पेसिफाइड। ठीक है, तो प्रेसिडेंट बोल देता है वे लॉ पार्लियामेंट बना ले, डन है, सिंपल बात है। द पार्लियामेंट और इन केस ऑफ डेलीगेशन द प्रेसिडेंट और एनी अदर स्पेसिफाइड अथॉरिटी कैन मेक लॉज कन्फर्मिंग इंपोजिंग ड्यूटीज ऑन सेंटर्स। अगेन सिंपल बात यह है कि पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट बेसिकली दोनों अब स्टेट के जो स्टेट लिस्ट है ना उसके ऊपर लॉ बना सकती है। प्रेसिडेंट कैन ऑथराइज व्हेन द लोकसभा इज नॉट इन द सेशन एक्सपेंडिचर फ्रॉम द स्टेट कंसोलिडेटेड फंड पेंडिंग इट्स सैंक्शन फ्रॉम द पार्लियामेंट। ज्यादा अगेन इफ इट गेट्स कॉम्प्लेक्स तो लीव इट। इसमें यह होता है कि अगर हमारी जैसे कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दी है हमने, ठीक है, प्रेसिडेंट बेसिकली डायरेक्टली रूल करने लग गया है, और अभी लोकसभा सेशन में नहीं है, सबके सब एमपीज अपने अपने घर पर है, ठीक है, तो लोकसभा सेशन में नहीं, अब कुछ पैसे की जरूरत पड़ गई, तो प्रेसिडेंट, लोकसभा नहीं है तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से खुद ही बेसिकली सैंक्शन कर सकता है, बाद में आके जब लोकसभा आएगी तो फिर अप्रूवल ले लेंगे। प्रेसिडेंट कैन प्रोमलगेट व्हेन द पार्लियामेंट इज नॉट इन सेशन ऑर्डिनेंसेस फॉर द गवर्नेंस ऑफ द स्टेट, राइट। प्रेसिडेंट आपको जानता है कि आप ऑर्डिनेंस डिक्लेयर कर सकते हैं, जैसे कि आप जानते होंगे पिछले साल कुछ 3 कृषि कानून आए थे, तो जो 3 कृषि कानून थे वो बेसिकली ऑर्डिनेंस के थ्रू आए थे, राइट। वो जब मतलब बेसिकली लोकसभा सेशन में नहीं थी तो उस समय प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस दे दिया। जब लोकसभा मॉनसून सेशन में बैठे तब उस समय बेसिकली उनको लोकसभा और राज्यसभा के सामने प्रेजेंट किया एंड देन लोकसभा एंड राज्यसभा पास्ड देम। इस प्रकार से कृषि कानून पास हुए थे। अब जो प्रेसिडेंट है वो जो ऑर्डिनेंस है वो सिर्फ और सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के लिए प्रोक्लेम करता है, बट प्रेसिडेंट रूल है तो राज्य सरकार तो है ही नहीं, तो वो तो प्रेसिडेंट ही है बेसिकली, तो फिर प्रेसिडेंट राज्य सरकारों के लिए सिर्फ उस राज्य सरकार के लिए भी बेसिकली प्रोक्लेम कर सकता है। अच्छा, अब देखो मजेदार वाली बात, प्रेसिडेंट ने या पार्लियामेंट ने कोई ऐसे टाइम में लॉ बनाया है तो जब रूल खत्म हो जाएगा तो वो खत्म नहीं हो जाएगा, लॉ चलता रहेगा। इट कंटिन्यूज टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल। दिस मीन्स दैट द पीरियड विच लॉ रिमेन्स इन फोर्स इज नॉट को टर्मिनस विद द ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल। तो हमारा
हम देखते हैं 5 जून 2021 में प्रेसिडेंट रूल लगाया, किसमें? वेस्ट बंगाल में मतलब थोड़ी सी इच्छा है किसी की, तो 5 जून से लगाया और लेस से 1 साल तक लगा भी रहा। 1 साल के बाद तो नेशनल इमरजेंसी तो कहीं लगने की संभावना एग्जिस्ट नहीं करती है, तो 5 जून 2022 तक हो सकता है, ठीक है। अब ऐसे में 1 साल है तो भाई कई कानून भी बनाने पड़ेंगे प्रेसिडेंट को, कुछ ना कुछ लेजिस्लेशन तो होगी ही। तो वो जो जब लेजिस्लेशन होगी, तो जब खत्म हो गई इमरजेंसी, खत्म हो गया प्रेसिडेंट रूल 5 जून को, तो वो ऐसा नहीं कि लॉ भी खत्म हो गया, लॉ कंटिन्यू रहेगा। हाँ, जो नया पार्लियामेंट, जब नया मुख्यमंत्री बनेंगे, नई विधानसभा बनेगी, तो उनका मन करे तो रिपील कर सकता है, ऑल्टर कर सकता है या री इनेक्ट कर सकता है श्रद्धानुसार। उनको नहीं पसंद कानून कि तुमने प्रेसिडेंट रूल में बनाया था, हटा दो, एंड यू बी लाइक कि ठीक है, अच्छा बना दिया, हमारे से पहले काम कर दिया, वी आर वेरी हैप्पी विद इट, सो लेट्स कंटिन्यू विद इट। प्रेसिडेंट कैन नॉट, हाँ यहां पर देखो ये ट्रिक, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर द प्रीलिम्स, ठीक है। इधर फोकस, दूसरा टैब बंद कर दो, दिस वन इट। प्रेसिडेंट सारे के सारे फंक्शंस ले लेता है, हावेवर कैन नॉट अज्यूम द पावर्स वेस्टेड इन द कंसर्न्ड स्टेट हाई कोर्ट और सस्पेंड द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू इट। यानी प्रेसिडेंट रूल के समय भी, अच्छा दो, दिस शैल एक्चुअली भी टेक्निकली भी लॉजिकल। प्रेसिडेंट रूल का सिर्फ इतना मतलब है कि जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको प्रेसिडेंट मैनेज करने लग जाए, उसको एडमिनिस्टर करने लग जाए। अब अगर नॉर्मल समय में देखो, जो स्टेट गवर्नमेंट है, मुख्यमंत्री है, कैबिनेट है, विधानसभा है, तो वो किसी हाईकोर्ट जज के कोई पावर्स को कम थोड़ी ना कर सकते। उस समय जज जो जुडिशरी है वो तो वैसे भी तब भी इंडिपेंडेंट ही है, तो प्रेसिडेंट रूल लग जाने पे फिर क्या बदलाव आया? सो ये बात सिर्फ याद योग्य या लॉजिकल वाली बात है कि प्रेसिडेंट रूल लग भी जाएगा तो हाईकोर्ट के जजेस का तो सेम फंड है, वो उतने ही इंडिपेंडेंट रहेंगे जितने रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। देयर स्टेटस, पावर एंड द फंक्शंस ऑफ दैट स्टेट हाई कोर्ट रिमेन्स द सेम। याद रखियो, ये फंडामेंटल राइट्स इंडिविजुअल्स को भी फर्क नहीं करेगा, फंडामेंटल राइट्स भी उतने ही चलते रहेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने तक रिलेटेड है 356। आर्टिकल 352 इज नेशनल इमरजेंसी, उसमें कई सारी चीजें आ जाती हैं, सारी की सारी स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड करने की जरूरत नहीं, लेकिन तुम्हारी सारी पावर भी खत्म है, सारी पावर अब लेजिस्लेटिव भी, एग्जीक्यूटिव भी और फाइनेंशियल पावर्स भी चली गई हैं यूनियन के हाथ में। बट वहां पर सबसे ज्यादा जरूरी होता है, जो सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल अगर इशू कह सकते हैं, कि फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जा सकता है, किया नहीं होती है बेसिकली। नेशनल इमरजेंसी लगी है तो भाई कोई फ्रीडम ऑफ स्पीच ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है आपके पास, ना फ्रीडम ऑफ प्रेस है, जो गवर्नमेंट कहेगी वही होगा। कोई भी नया कानून भी बना सकते हैं और वो कानून चैलेंज भी नहीं किया जा सकता है, और तो और जरूरत पड़ने पर बाकी फंडामेंटल राइट्स भी बेसिकली रोकी जा सकती है उनके एनफोर्समेंट। हाउएवर व्हेन इट कम्स टू 356, इट इज ओनली सिंपल गवर्नमेंट सस्पेंड करने का मुद्दा है कि मुख्यमंत्री जो है ना उसको हटा दो, बस इतना काम है, बाकी सारी की सारी चीजें सेम रहेंगी, नथिंग चेंजेस एक्चुअली, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सबसे सरल वाला आर्टिकल नंबर 360, द फाइनेंशियल इमरजेंसी। फाइनेंशियल इमरजेंसी का मतलब यह है कि आपकी गुल्लक तोड़ ली है किसी ने, तो आपको पता नहीं चला, और आपको जब पैसों की जरूरत पड़ी तो आप देखने गए, आप सोच रहे थे कि 3,500 रुपए पड़े हुए हैं, लेकिन निकले 227 रुपए। क्या हुआ? आर्टिकल 360 आर्टिकल 360 के अंदर ये प्लान किया गया, प्रेसिडेंट टू प्रोक्लेम अ फाइनेंशियल इमरजेंसी अगर उसको ये सेटिस्फैक्शन मिल जाती है कि अ सिचुएशन हैज अरीजन ड्यू टू विच द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और द क्रेडिट और एनी पार्ट ऑफ इंडिया इज थ्रेटन्ड। ये सब के सब इशू प्रेसिडेंट करता है, परंतु ये एडवाइस प्राइम मिनिस्टर कैबिनेट के द्वारा आ रही है। समझ, ये बात ध्यान रखिएगा। दो व्हेन विल बी जंपिंग ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, जब हम यूनियन गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे, पार्ट 5 जब पढ़ेंगे हम, तो दिस ऑल थिंग्स विल बी क्लियर कि सर नाम प्रेसिडेंट का है, करवा कौन रहा है। वेल देखा जाए तो नाम प्रेसिडेंट का है, करवा प्रधानमंत्री रहे, या फिर मोर इंपॉर्टेंटली जो प्रधानमंत्री और उनके कैबिनेट होते हैं वो करवाते हैं, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी प्रोक्लेम प्रेसिडेंट करेंगे, कैसे करेंगे? जब उनको ये लगे कि या तो भारत की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या भारत के क्रेडिट या भारत की किसी टेरिटरी के ऊपर ऐसा इशू आ चुका है, तो वो फाइनेंशियल इमरजेंसी इशू कर सकते हैं। ये फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, क्रेडिट ऑफ इंडिया, ये इसका कहने का मतलब है कि जैसे इंडियन गवर्नमेंट जो है कई जगहों से लोन लेती है, उन लोन को पे करती है, इंटरेस्ट पे करना होता है, या फिर हम इतना सारा, हम जब एक्सपोर्ट हैं, हम जो ऑयल मंगाते हैं, राइट, उसकी पेमेंट करनी पड़ती है। हम एडिबल ऑयल्स, सोयाबीन और जो ये सनफ्लावर ऑयल, यही 70,000 करोड़ रुपए का मंगा लेते हैं एक साल के अंदर अंदर। तो जो ये सारा का सारा खर्चा है, ये बेसिकली सरकार चलाती है, फाइनेंशियल से ट्रेजरी चलाती है, राइट।
ये किसी समय में कहीं ऐसा हो कि हम ये पैसा नहीं हो हमारे पास, तो यानी हमारे स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर खतरा बैठ गया है, या फिर क्रेडिट पे खतरा बैठ गया है कि हमारे बैंक के जो लोन से वही नहीं चुकाए जाएंगे। गवर्नमेंट भी आपकी तरह ही लोन ले लेती है, ठीक है, जैसे आप गाड़ी या घर बनाने के लिए लेती है, उसी प्रकार से गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर या सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स के लिए कई बार लोन लेती है, और बहुत सारा ले रखा होता है। हमारा तो कुछ 10-15 लाख का है, उनका आता है 1, 2, 3, 4 लाख, 5 करोड़ रुपए का, ऐसा कुछ लाख करोड़ रुपए का, इस प्रकार का लोन होता है, तो उस पर खतरा हो जाता है, तो गवर्नमेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी करी सकती है। 38 अमेंडमेंट में यह लिख दिया गया कि डिक्लेयरिंग ए फाइनेंशियल इमरजेंसी फाइनल एंड कंक्लूसिव एंड नॉट क्वेश्चनेबल इन एनी कोर्ट ऑफ द ग्राउंड। 44 ने फिर बदल दिया कि भाई ये नहीं चलेगा। अच्छा, ये बात आप समझिएगा, जब भी आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे ना, सो देयर विल बी सेवरल थिंग्स कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ना कई बार जो गवर्नमेंट्स है उन्होंने ये लिखने की कोशिश की है कि दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। फंडामेंटल राइट चेंज कर, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। फाइनेंशियल इमरजेंसी क्या सोच के लगाई है, दिस कैन नॉट बी चैलेंज इन द कोर्ट। आज अगर देखें तो फाइनल कंक्लूजन ये है, एवरीथिंग लेजिस्लेटिव या एग्जीक्यूटिव डज कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी के टाइम जब वो कुछ करते हैं तब नहीं चैलेंज हो सकता, बाकी सब कुछ चैलेंज हो सकता है। याद रखिए, कोर्ट के साथ ये चैलेंज का फंडा है। 44th अमेंडमेंट ने बोला कि नहीं, प्रेसिडेंट की जो ये सेटिस्फैक्शन है इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। अगर प्रेसिडेंट फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं सोच के, तो लॉजिक होना चाहिए, रीजन होना चाहिए, ठीक है, अगर इसको हम जज भी कर सकते हैं जरूरत पड़ने पर, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर वही अप्रूवल देखेंगे कितने दिन तक लग सकती है। 2 महीने का है यहां पर, याद रखिए, सिर्फ और सिर्फ नेशनल इमरजेंसी में 1 महीने का है, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल में 2 महीने का, ठीक है। चलिए, हावेवर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी ऑफ लोकसभा हैज बीन डिसॉल्व्ड और द डिसोल्यूशन टेक्स देन द 30 days फ्रॉम द रिकॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइडेड द राज्यसभा। सेम टू सेम जो कि प्रेसिडेंट रूल है वही सेम कॉपी पेस्ट यहां पर भी है। फाइनेंशियल इमरजेंसी जब प्रेसिडेंट लगा देंगे तो विद इन 2 months राज्यसभा और लोकसभा का अप्रूवल लेना होगा। अगर लोकसभा नहीं है बाई चांस से, राज्यसभा का तो ले लेंगे क्योंकि वो हमेशा सेशन में रहती है। लोकसभा अगर सेशन में नहीं है तो उस समय वेट करेंगे, जैसे ही लोकसभा स्टार्ट होगी तो 30 दिन का आपको समय दिया जाएगा, जल्दी से अप्रूवल ले लीजिए। इन द मीनवाइल लोकसभा उससे राज्यसभा तो ले ही लीजिए, ठीक है। ड्यूरेशन कितने दिन के लिए लगती है, अनलिमिटेड है। एक बार फाइनेंशियल इमरजेंसी लग गई, इट कंटिन्यूज इनडेफिनेटली टिल इट इज रिवोक्ड। अच्छा, ये लॉजिक है, देखिए, जहां पर भी तानाशाही का इशू आ जाए, राइट, कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ द एमपी गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन को पूरा घेर के कंट्रोल जमाने की कोशिश करे, तो ऐसे में थोड़ा जरूरत है वो लगाने का। और सेकंड द थिंग्स जैसे कि प्रेसिडेंट रूल, तो जो स्टेट गवर्नमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी से नहीं चल रही, इट इज इजियर टू आइडेंटिफाई दैट, राइट, ये आसानी से पता चल सकता है, 6 महीने में दिख जाएगा कि है या नहीं है या कुछ और इशू है। लेकिन फाइनेंशियल जो इश्यूज होते हैं उनको बदलने में इस प्रकार का समय लगता है, वो 6 महीने 1 साल का मुद्दा नहीं है। फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार लग गई, इट इज, फिर वो कितने दिन तक भी लगी रहेगी जब तक श्रद्धानुसार नहीं हटाया जाए। पहले देयर इज नो मैक्सिमम पीरियड और ना ही इसमें रिपीटेड अप्रूवल चाहिए इसकी कंटिन्यूएशन के लिए, जो कि नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल दोनों में रिपीटेड अप्रूवल चाहिए होता है। रेजोल्यूशन अप्रूविंग कैन बी बाय द सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। तो हम अगर 3 इमरजेंसी की बात करें, नेशनल इमरजेंसी जब लगती है तो लोकसभा और राज्यसभा के पास जाओगे तो तुम्हें चाहिए स्पेशल मेजॉरिटी, और जब प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए जाओगे तो सिंपल मेजॉरिटी, यानी इस आसानी से लगाई जा सकती है। नेशनल इमरजेंसी बहुत बड़ी चीज है, उसको लगाने में थोड़ी सी डिफिकल्टी होगी। फाइनेंशियल इमरजेंसी और सबसे ज़्यादा कम मुश्किल वाली चीज़ है, तो इसमें बेसिकली ये है कि सिंपल मेजॉरिटी से लगा दो, हटाने का भी कोई मुद्दा नहीं है, जब मर्जी, जब आपको लगे प्रेसिडेंट को सही तभी हटा दीजिएगा। और रिवोक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन, सच ए प्रोक्लेमेशन डज नॉट रिक्वायर द पार्लियामेंट्री अप्रूवल। सरल बात है। होता क्या है सर, फाइनेंशियल इमरजेंसी की बातें चल रही है, मतलब क्या पैसा नहीं है, मतलब वो कर क्या लेंगे अगर इमरजेंसी लगा भी दिए तो। देखो सिंपल बात है, executive authority of the center extends to giving directions of any state to observe any canons of the financial propriety, other directions to any state president may deem। तो बेसिकली सेंटर ना ऑर्डर करने लग जाता है स्टेट को, ये खर्चा मत करो, वो खर्चा मत करो, वहां पे जो आप पैसा, आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा था उसको बंद कर दीजिए, इस सेक्टर में जो आपने पैसे डाले हुए थे वो हटा दीजिए, क्योंकि हमारे पास अब पैसे नहीं है। तो स्टेट अभी जनरल टाइम में सेंटर इस प्रकार के कोई ऑर्डर नहीं करता, राइट। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी है तो अब सेंटर हर स्टेट को बता सकता है कि पैसा कहां कहां पे खर्च करेंगे आप, ठीक है, पहली वाली बात। दूसरा, सच डायरेक्शन में इंक्लूड द रिडक्शन ऑफ द सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ ऑल और एनी क्लास ऑफ पर्सन, द रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल।
फिर एक दिन आके यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को ये भी कह सकती है कि आपके जितने भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं सबकी सैलरी काट दीजिए। ओके, अभी नॉर्मल टाइम में स्टेट नहीं करेगी, नॉर्मल टाइम में यूनियन ऐसा बोल भी नहीं सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी लगी हुई है, पैसा बचाने की जरूरत है, तो आपके जो भी स्टेट एम्प्लॉयज़ हैं उनके पैसे काट लीजिए, 15%, 20, 30, ये भी बता सकती है कितने काटने हैं, जनरली भी बता सकती है कि थोड़े थोड़े काट लो श्रद्धानुसार। उसके साथ साथ जो भी स्टेट, अगेन यहाँ पे गवर्नमेंट सस्पेंड नहीं हो रही है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई सस्पेंशन नहीं हुआ है, फाइनेंशियल इमरजेंसी है, इसमें देश के क्रेडिट की बात है, देश का जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है उस पर खतरा है, तो मुख्यमंत्री को सस्पेंड करके क्या करेंगे। पर क्योंकि देश के पैसे की बात है तो इसीलिए मुख्यमंत्री से यह बोला जाएगा कि आप जो ये बिल बनाते हैं, मनी बिल या जो फाइनेंशियल बिल है, वी नीड टू चेक, तो एक बार हमारे पास भेज दीजिएगा, रिजर्वेशन ऑफ ऑल मनी बिल्स एंड अदर फाइनेंशियल बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो लेजिस्लेचर अगर पास कर रहा है वहां का मनी बिल तो वो चेक करेंगे प्रेसिडेंट। President may issue direction for the reduction of the salaries and allowance all or any class of person serving the union and judges of the Supreme Court and High Court। ये पहली बार एक ऐसी सिचुएशन एग्जिस्ट हुई है जब यूनियन जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं और जो हाई कोर्ट के जजेस हैं उनके अगेंस्ट गवर्नमेंट किसी प्रकार का कोई एक्शन ले सकती है। पूरे के पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ एक ही है, फाइनेंशियल इमरजेंसी, और वो एक्शन भी क्या है, सैलरी काट लेंगे उनकी, दैट इज इट। वरना जो सुप्रीम कोर्ट है और ये हाई कोर्ट है वो कंप्लीटली प्योरली इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर से और हमारे एग्जीक्यूटिव से, किसी प्रकार के उनके अगेंस्ट, उनके डिसफेवर में। इंडिपेंडेंट का ये मतलब है कि उनके फेवर में स्टेप ले लो, जो मर्जी, सैलरी बढ़ा दो, जब मर्जी बढ़ा दो, टेन्योर बढ़ा दो, फेवर में कोई भी स्टेप्स लिया जा सकता है, बस डिसफेवर में नहीं लिया जा सकता। जो ऐसा स्टेप जो उनके डिसएडवांटेजेस हो एक टाइम में लिया जा सकता है, कब, फाइनेंशियल इमरजेंसी के टाइम में। सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस की भी सैलरी काटी जा सकती है और ये अलग से लिखा हुआ है। बाकी नॉर्मल स्टेट जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए तो नॉर्मल लिखा हुआ है, बट इट सेपरेटली इट मेंशंस कि जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट के पैसे काटे जा सकते हैं। दैट वाज इट। आई नो इसको एक्चुअली में हम कल भी कर सकते थे, बट आई जस्ट वांटेड टू गिव यू द स्पेस। अगर चंक्स में पढ़ोगे तो वो मेमोरी के लिए थोड़ा ज़्यादा बेहतर होता है, राइट। अब देखो ये आप लक्ष्मीकांत जब आप पढ़ेंगे तो एक बात ध्यान रखिएगा कि चैप्टर के ऊपर ही सबसे पहले स्पेसिफिकली आप ऐसे थोड़े छोटे छोटे नोट्स बना लीजिए। सबसे पहले आप ये बात ध्यान रखिए कि 44th अमेंडमेंट इसी चीज़ से एसोसिएटेड है, ठीक है। 44th और 42nd अमेंडमेंट है वो बड़े सारे चैप्टर्स के ऊपर लिखी जाएगी, ऑलमोस्ट दोनों। 42nd को कहा जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन और 44th था उसी कॉन्स्टिट्यूशन के पन्नों को फाड़ने के लिए। जो भी 42nd ने किया था उस सबको, जो भी इनको लगा कि ये बदल देना चाहिए, इन्होंने वो सारा बदल दिया। कुछ पसंद की चीजें इन्होंने रख ली, ठीक है। उसके बाद जब आप नेशनल इमरजेंसी रखें तो नेशनल इमरजेंसी में हमारे लिए जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 352, 58 और 59, ठीक है। जब हम प्रेसिडेंट रूल याद रखें तो हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है 355, 356 और 365, ठीक है। और जब हम फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए रख रहे हैं कुछ नहीं है, हमारे पास सिर्फ 360 है, राइट। और बीच में जो है वो जनरल आर्टिकल्स हैं, वी डू नॉट नीड टू, हमें उनको याद करने की जरूरत नहीं है, ये सारे याद हो जाएंगे ऑटोमेटिकली जब आप एक दो बार रिवाइज करोगे, राइट। 352 प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, फिर इसके इफेक्ट क्या होते हैं ये हम कर चुके हैं, फॉरगेट अबाउट द आर्टिकल, ठीक है, छोड़िए आप। उसके बाद 357 प्रोविजंस इन द केस ऑफ द फेलियर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द स्टेट। इसके साथ साथ एक और एसोसिएटेड है 365, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसको सस्पेंड कर सकते हैं। ये दो जगह अलग अलग लिखा हुआ है, एक तो 356 में लिखा हुआ है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी के हिसाब से नहीं चल रही है, तो दूसरा 365 में लिखा हुआ है कि अगर सेंटर उनको डायरेक्शन दे और वो उसके बाद डायरेक्शंस फॉलो ना करे तो यूज 356 एंड सस्पेंड द गवर्नमेंट, राइट, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक हो गया 360 जो कि प्रोविजंस एज टू फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। अब फिर दोबारा से अगर हम समराइज करें, अगर आपको कभी सोचना हो इमरजेंसी प्रोविजन होता क्या है। इमरजेंसी प्रोविजन, इमरजेंसी का मतलब है कि जो हमारा संविधान है उसके सारे के सारे फेडरल स्ट्रक्चर को हटा देना, इस चीज को इमरजेंसी कहा जाता है। संविधान को यूनिटरी कर देना, जो राज्य सरकारों की जो शक्तियां हैं उनको यूनियन गवर्नमेंट को दे देना, ये होता है, इस चीज को कहा जाता है इमरजेंसी, राइट। इसको और कुछ ज्यादा सीरियसली मत सोचना। इमरजेंसी 3 प्रकार की है। नेशनल इमरजेंसी, ऐसा खतरा आ गया, देश के ऊपर खतरा आ गया, तो देश के ऊपर खतरा आ गया तो राज्य सरकारों को सस्पेंड करने की तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ी, उन्होंने तो कुछ किया ही नहीं है इसके अंदर, राइट। देश के ऊपर खतरा आया है तो राज्य सरकारों की तो कोई गलती नहीं है, तुम रहो अपना, लेकिन अब तुम्हारी पावर हम सारी की सारी ले रहे हैं। और हर प्रकार से लेजिस्लेटिव पावर भी ले लेंगे, एग्जीक्यूटिव पावर भी ले लेंगे और फाइनेंशियल पावर्स भी ले लेंगे,
ठीक है। अच्छा, अब फिर एक बार इंडिविजुअली बात करते हैं। इंडिविजुअली कई बार राज्य सरकार भी शरारत कर सकती है कि भाई आप संविधान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, तो वो दो तरीके दिए हैं कि इन दोनों सिचुएशंस में हम तुम्हारी गवर्नमेंट को सस्पेंड कर देंगे, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली हुई है, एक तो उनको प्रोटेक्ट करने की और दूसरा ये इंश्योर करने की ये संविधान के अकॉर्डिंग काम करे। 355 में लिखा हुआ है ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट स्टेट्स अगेंस्ट एक्सटर्नल अग्रेशन एंड इंटरनल डिस्टर्बेंस, राइट। ये इंटरनल डिस्टर्बेंस, अच्छा देखो, ये ट्रिकी देखो, नेशनल इमरजेंसी जो इंदिरा गांधी जी ने की थी वो कैसे की थी, वो इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पे की थी, राइट। इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया, ठीक है। हमारे आर्टिकल 352 में लिखा हुआ था इंटरनल डिस्टर्बेंस, वो हटा दिया, वहां पर हमने लिख दिया है आर्म्ड रिबेलियन, ठीक है। हाउएवर आर्टिकल 355 में ये लिखा हुआ है कि यूनियन स्टिल हैज टू प्रोटेक्ट स्टेट फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस। अगेन यहां पर वेग और एम्बिगुअस रहने का फायदा है, क्यों? क्योंकि ये ड्यूटी है, दिस इज एन ऑब्लिगेशन ऑफ द सेंटर। भाई किसी प्रकार की भी डिस्टर्बेंस हो, चाहे छोटा रायट भी हो, अगर कोई रिलीजियस रायट हो गया है, कुछ और सिविल वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो गई, कोई आपदा आ गई, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गए, डिजास्टर इश्यूज हो गए, तो यूनियन गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट को प्रोटेक्ट करना, ठीक है। तो यहां पर वेग और एम्बिगुअस चलता है। 352 में मिसयूज के लिए था, वहां पर जो वेग और एम्बिगुअस था उसको मिसयूज किया जा सकता था, सो दिस इज वाज बेटर, ठीक है। नेशनल इमरजेंसी में अगर किसी बात पर फोकस करना है तो इस बात पर फोकस कीजिएगा कि वो फंडामेंटल राइट्स के साथ क्या करता है, ठीक है। और सबसे सरल बात यह है कि फंडामेंटल राइट्स 19 आर्टिकल, इसके पीछे पड़े हैं, वो 19 के पीछे, ठीक है। ये सस्पेंड नेशनल इमरजेंसी लगी और ये कॉन्स्टिट्यूशन में है ही नहीं, ठीक है। दूसरा, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि कुछ भी हो जाए इनको सस्पेंड नहीं कर सकते आप। आर्टिकल 20 और 21 ये इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल हैं। आर्टिकल 19 सबसे नीचे रखा हुआ फंडामेंटल राइट पे कि नेशनल इमरजेंसी लगते इसको हटा दो कटक से, ठीक है। लेकिन आर्टिकल 20 और 21 आर सो इंपॉर्टेंट कि इवन ड्यूरिंग द नेशनल इमरजेंसी दे आर नॉट सस्पेंडेड, और ना ही इसकी एनफोर्समेंट को सस्पेंड किया जा सकता है, तो ये दोनों बचे रहते हैं, ठीक है। चलिए, और फाइनेंशियल इमरजेंसी हमने देख लिया है, विच इज वेरी इजी। सबकी रिवोकेशन एक प्रेसिडेंट कर देता है ऑटोमेटिकली। बस नेशनल इमरजेंसी में एक कैच है कि उसकी जो अप्रूवल है उसका समय है 1 महीने का, वेरस बाकी सबका है 2 महीने का। ये जो क्लास के जो पीडीएफ्स हैं, यू यूजुअली गेट देम ऑन दिस टेलीग्राम चैनल। यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन दिस सोशल मीडिया, बट द मोर इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट ये जो लंबा उद्देश्य है हमारा 100 लेक्चर्स का, जिस पर हम अभी 19 पर ही पहुंचे हैं, यानी अभी हमारा समय, हमारा जो रास्ता है वो काफ़ी दूर का है। वी नीड योर सपोर्ट, एंड उसका सपोर्ट कैसे करेंगे आप? जस्ट शेयर द वीडियोज़। अगर आप इसको जितना ज़्यादा शेयर करोगे, एंड यू कैन शो द अप्रिसिएशन बाय राइटिंग द कमेंट्स ऑलवेज, उतना ही ज़्यादा मैं मोटिवेटेड रहूँगा इस पूरे के पूरे 100 वीडियोज़ की सीरीज़ को कंप्लीट, पूरी लक्ष्मीकांत को कंप्लीट कराने के लिए। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 20। हम बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पे जाएंगे, सीधा डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे प्रेसिडेंट के बारे में, राइट। तो हमने पहले जब आर्टिकल्स डिस्कस किए थे तो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 और पार्ट 4A, ठीक है। यहां पर छोड़ने के बाद हम सीधा 11th 12th पर आ गए और उसके बाद 18th पर आ गए। नाउ वी विल स्टार्ट द क्रोनोलॉजिकली। अब हम जाएंगे पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 का जो हेडिंग है वो है द यूनियन, ठीक है। यहाँ पे हम प्रेसिडेंट डिस्कस करेंगे, यहाँ पे हम जो प्राइम मिनिस्टर डिस्कस करेंगे, असली जो फोकस है। और एक्चुअली में दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। द यूनियन, द पार्ट 5 बेसिकली यही बेसिकली बताता है कि केंद्र सरकार कैसे चलेगी, केंद्र सरकार में प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट क्या रिश्ते होंगे, क्या नहीं होंगे। सो इन द लेक्चर नंबर 20 वी विल स्टार्ट विद द पार्ट 5, आर्टिकल नंबर 52, प्रेसिडेंट का जो हमारा आर्टिकल है। आई विल सी यू इन द लेक्चर नंबर 20। हैव अ नाइस डे।